गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण पार्ट 1 मैं आपको पढ़ा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाएंगे और विज्ञान केमिस्ट्री 2026 के नाम से क्लास 10 का है, वहां से आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2 का पार्ट 1। और आज हम अध्याय 2 के पार्ट 2 की ओर चल रहे हैं, जिसमें बेस और एसिड और साल्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि पिछले सेशन में जो पढ़े थे पीओएच या पीएच स्केल पढ़े थे, पीएच मान, उसके कुछ संबंध के बारे में, पीएच व पीओएच में संबंध क्या होते हैं, इस संदर्भ में हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे, इसमें संबंध क्या है उसको जानेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, ये जो संबंध होता है पीएच प्लस, आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग पीएच व पीओएच में संबंध, पीएच प्लस पीओएच बराबर ये होता है 11 के। किसके होता है? 11 के, सॉरी, ये होता है 14 के। 14 के क्या होता है? बराबर होता है। अगर हम संबंध की बात करेंगे तो पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या हो जाएगा? 14। अगर इसको लिख सकते हैं, अगर पीएच बराबर तो 14 माइनस पीओएच हो जाएगा, अगर पीओएच बराबर होगा तो 14 माइनस पीएच हो जाएगा। ठीक है, ये आप पक्षांतर तो करना जानते हैं, मैथ पढ़े हैं, साइंस में भी उस प्रश्नों को हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि पक्षांतर कैसे किया जाता है। तो हम आते हैं प्रश्न कैसे बनता है एग्जाम में, क्योंकि देखिए आपको न्यूमेरिकल जो है उस हटा दिया गया है। अम्ल क्षार और लवण का न्यूमेरिकल जो रहता था, पूछता था एग्जाम में, उसको क्या किया गया है? बाहर कर दिया गया है। तो हम समझेंगे कि एक प्रश्न आपको समझा देते हैं, फिर भी कभी आ गया तो दोषी हम भी नहीं होंगे और आप लोग नहीं कहेंगे कि नहीं पढ़े। इसलिए इस आधार पे पीएच व पीओएच में संबंध पे एक हम प्रश्न बताने जा रहे हैं, उसको लिखिएगा आप लोग थोड़ा। किसी विलयन का पीओएच मान, किसी विलयन का पीओएच मान, किसी विलयन का पीओएच मान 11 है, 11 है, तो पीएच मान क्या होगा? पीएच मान क्या होगा? पीएच मान इसका पूछा है कि पीएच मान होगा क्या। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए, मैं अभी जब संबंध आपसे बताया था तो संबंध बताया यही कि पीएच प्लस पीओएच, इसको सॉल्व कर रहे हैं। पीएच प्लस पीओएच बराबर क्या है? 14 है, तो पीओएच का मान दिया है 11, तो पीओएच के स्थान पर क्या लिखेंगे? 11। तो पीएच प्लस 11 बराबर 14, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 11, पीएच बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो पीएच मान कितना आ गया? 3। ऐसे सवालों को हम इस तरह हल करेंगे। ठीक है, अब हम कल आपको कुछ पदार्थ पढ़ाए थे, उनका मान, जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू, उसको आप लिखेंगे। कुछ पदार्थ है हमारे पास जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको कराना बहुत जरूरी होता है। इनका मान आप लोग रट लेंगे, कोई हमारे पास चारा नहीं है, कोई न ट्रिक है कि आपको बताया जाए, आपको एक ही विकल्प है कि रट लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग विकल्प पे चलते हैं। देखिए, एक तरफ अम्ल है, अम्ल, और दूसरी तरफ क्या है? पीएच वैल्यू है। ठीक, अगर हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है ये 0 होती है। कितनी होती है? 0। अगर नींबू का रस पूछता है कि नींबू के रस का पीएच वैल्यू क्या है, तो नींबू के रस का जो पीएच वैल्यू होती है बेटा, ये 2.5 होती है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच वैल्यू, तो शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होता है 7 होता है। अमाशय का रस पूछा जाए, अमाशय का रस, इसका पीएच वैल्यू बताइए, तो अमाशय के रस का पीएच वैल्यू 1.4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाता है सिरका का पीएच वैल्यू क्या होता है? सिरका का जो पीएच वैल्यू होता है वो
से 7.5 तक होता है। नेक्स्ट सॉरी, सिरका का जो वैल्यू होता है ये 4.0 होता है, सॉरी 4.0। अब हम बात करेंगे मानव लार ग्रंथि जो होती है उसका पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 होता है। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, रक्त जो हमारे शरीर में ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू, इसका पीएच वैल्यू 6.0 से 7.5 होता है और रक्त का 7.4, क्योंकि रक्त क्या होता है, क्षारी होता है। रक्त हो गया। उसके बाद इसके नीचे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो आप इसी बगल में लिख लीजिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बड़ा पूछता है, अगली बार पूछा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो इसकी पीएच वैल्यू पूछता है 10.5। उसके बाद एक वैल्यू पूछता है दूध का पीएच मान क्या होता है, दूध का जो पीएच मान होता है 6.5 होता है। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग समझते हैं। आप लोग देखिए, बहुत जरूरी है कि पीएच वैल्यू याद कर लेना है, बार बार एग्जाम में से इनमें से एक जरूर पूछता है। पिछली बार पूछा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू, तो ये क्षारीय होता है 10.5। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका पीएच वैल्यू 0 होता है, ये परीक्षा में अक्सर पूछ देता है बहुविकल्पी क्वेश्चन में। HCl का पीएच वैल्यू क्या है, 0। नींबू के रस का पीएच वैल्यू क्या है, 2.5। शुद्ध जल, यहाँ पे क्या रहेगा, शुद्ध जल। अगर आपसे पूछा जाए कि जल क्या होता है, उदासीन होता है। जल क्या होता है, उदासीन, न तो क्षारी न तो अम्ली। अगर न क्षारी होगा न अम्ली होगा, तो मैं अभी सोरेनसन महोदय का एक पीएच स्केल पैमाना पढ़ाया था पिछले सेशन में, उसमें आपको कराया था कि जो उदासीन कण होते हैं, जो उदासीन अम्ल होते हैं, जो उदासीन, तो उनका पीएच जो वैल्यू होता है 7 होता है। ठीक है, 7 एक आधार ही होता है, तो इसके नीचे जो होता है अम्ल हो जाता है, इसके ऊपर क्षार हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि HCl अम्ल है कि क्षार है, तो आप बताओगे अम्ल है। नींबू का रस क्या है, अम्ल है। शुद्ध जल क्या है, उदासीन है, न तो क्षार और न तो अम्ल। आगे अमाशय का रस कैसा होता है, ये अमाशय का जो रस होता है 1.4 होता है और ये अम्लीय होता है। सिरका का रस कैसा होता है, अम्लीय होता है, 4.0 होता है। मानव लार, जो हम अभी कभी कभी बच्चों को देखते हैं तुरंत लार टपका देते हैं, तो वो जो लार होती है, पूछता एग्जाम में कि मानव लार जो होता है क्या होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। आप बताओगे कभी अम्लीय हो जाता है, कभी क्षारीय हो जाता है। तो 6.0 जब वैल्यू रहेगी 7 से नीचे तो अम्लीय हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त का पीएच वैल्यू, आप लोग इसको जीवन में हर जगह काम देगा, जान लीजिए रक्त का पीएच वैल्यू। तो रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4 क्षारीय होता है। रक्त कभी टेस्ट किए आप लोग? अरे गधों, चोट वोट लगती है तो मुंह में दबाते हो ना उसको कंट्रोल करने के लिए, तो देखोगे थोड़ा क्षार होगा, मतलब कि कह सकते हो कि क्षार जानते हो, कड़वा लगेगा आपको। बात समझ में आ रही है? कभी भी चोट लगे तो आप चख लीजिए, वहीं चखने का मौका होता है, नहीं तो किसी की हत्या करके चखिए। बकरा है, मुर्गा है, बाकी खाइए, मछली उछली सब, जहां भी रक्त पाया जाएगा जरूर होगा। सोचो कि हम लोग जानवरों को मार कर खाते हैं, कितनी बड़ी हत्या है और कितना बड़ा पाप है। ठीक है, अगर हिंदू धर्म में हम लोग हैं तो उसके लिए मान लीजिए पहले बलि उली दी जाती थी, पहले क्या आज भी कुछ लोग जो ना समझ होते हैं, अनपढ़ होते हैं, नॉन एजुकेटर होते हैं या एजुकेटर भी होते हैं, तो डर के मारे करते हैं कि देवी जी इस बार नाराज हो जाए हैं। हर बार हम बलि देला बकरा का, भेड़ भी करते हैं ना, भेड़ की बलि हर साल देते हैं, 3 साल 4 साल 10 साल पे। इस बार हम लोग नहीं देंगे तो हो सकता है कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्रिएट हो। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि वैज्ञानिक कारण इसका कोई नहीं है। इसका एक कारण ये है कि आप लोग बलि देना बंद कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लेक्चर दे रहे हैं तो हमारे यहाँ ना हो, हमारे यहाँ भी होता होगा, तो आप लोग धीरे धीरे इसमें सुधार करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्षारीय होता है, पूछता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका एक सूत्र होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, ये लिख लीजिएगा MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसी को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और दूध का पीएच वैल्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना कर लीजिए कम। तो ये 6.5 होता है, और दूध हम क्या होता है, अम्लीय होता है। दूध क्या होता है, अम्लीय। ज्यादा अम्ल की मात्रा नहीं होता है। कभी दूध आप लोग पीते ही हैं तो दूध में देखिएगा ना आपको कड़वा लगेगा, ना आपको खट्टा लगेगा, ना आपको अम्लीय लगेगा, बात समझ रहे हैं। तो इसकी मात्रा क्योंकि सेवन के नजदीक ही होती है, इसलिए हमको दूध अच्छा लगता है। कभी भी पूछिएगा किसी को 1% की बात छोड़ के 99% या 99.5 का लीजिए, दूध सबको अच्छा लगता है। और जब आप धरती पे आते हैं तो दूध ही पीते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। देखिए पीएच का महत्व क्या है, इसको समझेंगे आप लोग। थोड़ा सा लिखने का कष्ट कम करें, समझने का ज्यादा कष्ट करें, और समझेंगे तो फायदा रहेगा, नहीं तो जिंदगी देखिए बीत जाएगी शर्माते हुए। मैं एक बार बताया कि जो टीचर छात्र का संबंध होता है ये खुला होना चाहिए, फ्रेंड जैसा होना चाहिए। पहले वाले टीचर नहीं है कि तुरंत जाके पीट दें, ठीक है। अब आप लोग समझ रहे हैं चीजों को, तो समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व होता है, पहला जो महत्व होता है मृदा की जांच में, मृदा जांच में, ठीक है। तो समस्या ये है कि मृदा क्या होता है, क्या होता है मृदा, मिट्टी। क्या होता है, मिट्टी। दूसरा चीज होता है कि हमारे पाचन तंत्र में, हमारे पाचन तंत्र में, जैसे हम कह सकते हैं कि अमाशय में, अमाशय में क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे क्या होता है, पाचन तंत्र का पता चलता है। कभी कभी क्या होता है कि हम ज्यादा खा लेते हैं, खूब ज्यादा खा लेंगे, लोग कहते हैं भोजपुरी में नटई भर, ठीक है। क्या कहते हैं, नटई भर खा लेला। अब खा के समझ में नहीं आ रहा है बेचारे को कि क्या किया जाए। कभी कभी होता है, एक बार तो हमारे साथ ही हो गया था, खूब अच्छा खाना बना था, खा लिए भरपेट, और भरपेट खाकर पानी भी पी लिए। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था, गर्मी था, समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या हम। मतलब स्थिति ऐसा बन गया था कि पेट बढ़ता जा रहा था, बात समझ रहे हो। कहीं ना कहीं वो हो गया था, गैस का प्रभाव हो गया था। तो कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं, तो आप हमेशा कम खाइए, ज्यादा खाने के चक्कर में मत पड़िए। वो दौर गया जब लोग खाते थे। खाद की मात्रा हर चीज में, दवाइयां छिड़की जा रही हैं। आप सब्जी बाजार से ला रहे हो खरीद कर, सोच रहे हो कि बहुत मजेदार सब्जी होगी, अच्छी दिख रही है, लेकिन उसमें क्या कि इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा किया जा रहा है, दवाई छिड़की जा रही है, वो भी कितने कीटनाशक दवा होते हैं। आप ये बैगन वैगन पे जो कीटनाशक दवाएं होती हैं, सब्जियां पे जो छिड़की जाती हैं, अगर आपके पेट में जाएंगी तो फेफड़े को और तमाम किडनी उडनी को समस्या को ये जन्म देती हैं, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि बाजार वाली सब्जी जाके हम खरीद के खा लें, बहुत मस्त है, तो स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है इधर की। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत अगर है जगह होगा तो सब्जी वब्जी खाने भर तो उपजा लीजिए, ठीक है। बाकी गेहूं चावल सब हो ही रहा है, अगर सब्जी उपजा लेते हैं तो आप बहुत बड़े इसमें महारत हासिल कर लेते हैं। बाकी दूध दूध हो जाए घर का तो बस जिंदगी पार है, नहीं तो फिर खाते रहिए पिज्जा बर्गर चाउमीन, ठीक है। दिक्कत है। तो साइंस के आप लोग छात्र हो, इसलिए हमको बताना जरूरी है। तो ये जो अमाशय में HCl होता है, यही पीएच स्केल द्वारा क्या होता है, नापा जाता है, इसका महत्व होता है, ठीक है। कह रहा है ना पाचन तंत्र में काम आता है। तीसरा जो वैल्यू होती है, ये क्षय से बचाने हेतु, क्षय से बचाने हेतु, इसके नाप द्वारा जो क्षय होता है इसको भी बचा लेते हैं। आगे क्षय से बचाने हेतु उसके बाद क्या होता है कि पशुओं व पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से
पशुओं व पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से और नेक्स्ट है आत्मरक्षा हेतु पीएच। ठीक है, आत्मरक्षा हेतु पीएच नोट कर लीजिए। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न कैसे पूछता है, इसको तो हम शॉर्टकट विधि से भी पढ़ा सकते थे, लेकिन आप लोग क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि पूछता कहाँ से। तो देखिए क्वेश्चन की जो टाइप होगी, दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया से आप क्या समझते हो? क्लोर क्षार प्रक्रिया से आप क्या समझते हो? प्राप्त उत्पादों उपयोगों को लिखिए। तो सीधी बात आप लोग समझ जाइएगा कि क्लोर क्षार अभिक्रिया के बारे में डिटेल करना है, लिखना है, या उसी को बोलते हैं क्लोर क्षार को सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र का मतलब होता है चित्र बनाकर आप उसको क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। दो तरह के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। देखिए इसको हम लोग समझते हैं बारी बारी से चीजों को। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जब पूछता है तो पूछता है कि इसको और कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो आप लोग सीधे बता दो कि क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी बात की इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम इसका क्या होता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया का तो रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। आप लोग कहोगे कि सर जी रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में चाहिए क्या? रासायनिक नाम ही, ठीक है। तो आगे इसका सामान्य नाम क्या होता है? सामान्य रूप से इसको क्या कहा जाता है? तो सामान्य रूप से क्लोर क्षार अभिक्रिया को कास्टिक सोडा कहा जाता है, कास्टिक सोडा। तो आप लोग समझ में आया कि कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ रहे हो। अगर हम न बताते, देखो 3 क्वेश्चन बन गया, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोर क्षार अभिक्रिया, मतलब तीनों एक ही चीज है। और तीनों में से अगर एक भी हम पढ़ा देते हैं तो आप लोगों को लगता है कि 2 चीज हमारी छूट गई। अब क्वेश्चन कास्टिक सोडा डायरेक्ट भी दे देगा कि इसके बारे में या इसके बारे में लिखिए, सचित्र वर्णन कीजिए, तब भी आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो समझते चलिए। नेक्स्ट नाम है इसका कि इसको किस विधि पे रखा गया, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही कहते हैं ना, सोडियम N हाइड्रोक्साइड OH। आगे बनाने की विधि पर जब हम लोग बात करेंगे, बनाने की विधि, ठीक है, कैसे बनाई जाती है, सबसे पहले हम लिखते हैं फिर समझाते हैं। तो आप लोग भी लिखिए फिर समझिए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर
यह वियोजित होकर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में एनोड प्लस एनोड प्लस पर Cl2 गैस व कैथोड माइनस पर H2 गैस निकलती है। देखिए बात को समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर समझ लेंगे तो 4 नंबर पक्का। 4 नंबर पक्का। या तो कास्टिक सोडा, धावन सोडा, दो में से एक तो पूछता है और प्रश्न का आधार ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सामान्य नाम कास्टिक सोडा होता है, और सूत्र जो होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बनाने की विधि होती जो है सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में। यहाँ पर देखिए, अगर हम सोडियम क्लोराइड का जली विलयन ले लेते हैं, भर दो तो पेट के ऊपर, गर्दन के ऊपर चला जाए, और नहीं भरो तो भरबे मत करो। कौन भरा था जी? देखो एक बीकर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज और यहाँ पे एक माइनस चार्ज। ठीक है, और इसको हम इस तरह बना लेते हैं। यहां से NaCl प्रवाहित होगी, यहाँ Cl2 होगा, क्लोरीन, यही ना। ये प्लस चार्ज दे रहा है, तो इसको हम अगर लाते हैं तो ये इधर बन जाता है माइनस, इधर प्लस, इधर क्या होगा, इधर से भी जाएगा, और यहाँ पे H2 गैस निकल, यही ना। ये देखिए कैथोड माइनस है और ये एनोड प्लस है, प्लस चार्ज। किसी भी विलयन में अगर आप प्लस माइनस चार्ज नहीं दोगे तो वस्तु चालू नहीं होती है, कह सकते हो बिजली करंट क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इधर क्या है, Cl2 क्लोरीन, और ये क्या है, एनोड प्लस चार्ज, और इधर क्या है, माइनस चार्ज। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, यहीं पे करंट प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इधर ये जो होता है इसको बोल दोगे अर्ध पारगम्य झिल्ली, और इसको बोलते हैं यहां NaOH का विलयन। अब ध्यान से समझिएगा, प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम क्या बनाएगा,
हाइड्रोक्साइड बनाता है, और उसके बाद इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में एनोड प्लस पर Cl2 गैस क्या होता है? वह कैथोड माइनस, ठीक है, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया? प्लस। जो Cl2 गैस होती है वह कैथोड माइनस पर H2 गैस प्रवाहित कर देती है। बात समझ रहे हैं? ऊपर चला जाता है, निकलती है। यही आपका रहा। उसके बाद मैं एक आपको कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूं, इसका थोड़ा नोट कर लीजिए। देखिए, इसका हम लोग समीकरण बनाएंगे। इसमें क्या था विलयन में? NaCl था, NaCl। और क्या था बेटा? जल से अभिक्रिया जब कराएंगे तो ये क्या पाएंगे? यहाँ पे विद्युत अभिक्रिया करा रहे हैं, क्योंकि इसमें कैथोड और एनोड था, एनोड प्लस चार्ज और कैथोड माइनस चार्ज। तो यहाँ पे हमको प्राप्त क्या हो रहा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और गैस कौन सी निकल रही थी? गैस निकल रही थी H2 और Cl2 क्लोरीन थी, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। ये अगर लिख लेते हैं आप इसमें तो आप महान हो जाएंगे, 2 नंबर तो इसी से मिल जाएगा। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप समीकरण बनाना और समीकरण को बैलेंस करना जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे NaCl, यहाँ पे Na1 है, Na1 है। Cl देखिए 2 हो गया। अब हमारी मजबूरी है कि Cl को हम 2 बनाने के लिए Na को भी 2 बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो जब यहाँ Na2 हो गया तो यहाँ भी Na2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? 1 है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो गया यहाँ पे। तो इसको हम अगर 2 बना लेते हैं तो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही रहा आपका बैलेंस हो गया। तो इसको आप क्या करिए कि नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। क्लोर, इसी में है क्लोर क्षार अभिक्रिया के उपयोग, यूजेज, ठीक है। यूज कहां कहां करते हैं इस संदर्भ में पढ़ेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन गैस में इसका उपयोग होता है ईंधन बनाने में, ईंधन बनाने में, और क्या होता है? अमोनिया बनाने में, अमोनिया बनाने में, ईंधन बनाने में और अमोनिया बनाने में किसका? हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। नेक्स्ट Cl2 क्लोरीन में क्या इसका उपयोग होता है? तो क्लोरीन में लिखिएगा CFC बनाने में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार, क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में इसका उपयोग होता है, सोचिए क्लोरीन का। और कीटाणुनाशक बनाने में, कीटाणु नाशक बनाने में, कीटाणुनाशक बनाने में, और जल को क्या करना है? शुद्ध करने में, क्लोरीन का जल को शुद्ध करने में, और पीवीसी बनाने में। NaOH का उपयोग, NaOH का उपयोग, ठीक है। साबुन बनाने में, साबुन बनाने में, कागज के निर्माण में, साबुन बनाने में, कागज के निर्माण में, तेल के शोधन में,
तेल के शोधन में विरंजक बनाने में देखिए एक बार समझ लीजिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए क्लोर क्षार अभिक्रिया में के उपयोग पड़ रहे हैं, यूजेज ऑफ क्लोर क्षार या कास्टिक सोडा, या कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखिए H2 हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है, ईंधन बनाने में होता है और अमोनिया बनाने में। ईंधन आप लोग समझ रहे होंगे, जिससे हम खाना बना ले, भोजन बना ले अपने लिए। और अमोनिया क्या होता है, अमोनिया गैस होती है, ये भी ईंधन के रूप में ही काम होती है। तो अमोनिया बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। Cl2 क्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए घर में हम फ्रिज रखते हैं अपने, फ्रिज और एसी। फ्रिज एसी में जो ज्यादातर अभी तक भारत में लॉन्च गैसें हैं उसमें CFC है, जो कि वातावरण के लिए बड़ा खतरनाक गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये समझ लीजिए कि वातावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती है। जो आपको ठंडा पानी पिलाती है फ्रिज, बड़ा आप खुश होते हैं कि ठंडा पानी मिल रहा है, लेकिन सोचिए नुकसान क्या है, पूरे आपके पर्यावरण को क्या कर देती है, ये असंतुलित कर देती है, भयावह पर्यावरण की स्थिति में आ जाती है। आज देख लीजिए जो भी हवा चल रही है बेटाइम का, आंधी चल रहा है, तूफान आ जा रहा है, कभी भी वर्षा हो जा रही है, आवश्यकता से ज्यादा, आवश्यकता से कम। पहले क्या होती थी कि फसल की बुआई होती थी, मान लो धान की होती थी, उस समय पानी का मौसम था, गेहूं की होती थी उस समय अच्छा मौसम होता था, रबी की फसल जब बोई जाती थी। अब तो रबी की फसल बोई जा रही है तो पानी इतना बरस दे रहा है कि रबी की फसल नष्ट हो जा रही है। और जब हम लोग धान की रोपाई करते हैं तो इतना धूप निकल जा रहा है कि धान की रोपाई, धान पूरा नष्ट हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग जो है उसी का परिणाम है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है कि हमको नुकसान हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा क्षति कर रही है। आप लोग डीजल है, पेट्रोल है, जितनी भी गाड़ियां हैं वहां से भी आप क्या कर रहे हैं कि वहां से भी प्रदूषण हो रहा है। आप ईंट भट्ठों में चले जाइए, जो प्रदूषण हो रहा है वहां से हो रहा है। आप पराली खेत में अभी कटाई हो गई गेहूं की, कितने लोग हार्वेस्टर से कटवा दे रहे हैं, कटवाने के बाद उसको जला दे रहे हैं, सारा जो पराली का डस्ट है अपने यहाँ वायु में स्थित हो जा रहा है। जब पानी पड़ेगा तो आपके ऊपर पड़ेगा, वहां से अमोनिया SO2 गैस निकलेगी, जो कि आपको ऊपर पड़ेगी तो आप देखिएगा त्वचा खराब हो जाती है, फोड़े फुंसी आदि सब निकलने लगते हैं, ठीक है। जहां जिस फसल पे वो पड़ती है वो फसल नष्ट हो जाती है, चाहे सब्जी की हो चाहे कोई भी हो। तो स्थिति इतनी भयावह हो गई। दूसरा चीज कीटाणु नाशक बनाने में, कीटाणु को नाश करने में इसकी जरूरत होती है Cl2 की। जल को शुद्ध करने में, आप लोग जानते हैं जल को शुद्ध करने में कौन सा पाउडर छिड़का जाता है ना, उसमें क्लोरीन ही होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, तो उसमें क्लोरीन होता है। PVC बनाने में आप लोग पाइप देखे होंगे, पाइप PVC वाली इस समय बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है, उसको बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बेटा साबुन बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, साबुन बनाने में। झाग वोग निकलती है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ही कारण होती है। कागज के निर्माण में, कागज जो हम बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। तेल के शोधन में, तेल को शुद्ध करना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं। अभी तो एथेनॉल की बात चल रही है, अभी देखो भारत सरकार कर रही है कि 30% एथेनॉल हमने मिला दिया पेट्रोल डीजल में। तो जब एथेनॉल मिलाएंगे तो जो आ रही थी मिलावट की मात्रा, अब जो होती है कि कम, थोड़ा सा असर पड़ेगा उसका कि पेट्रोल कम पैसे में मिले। लेकिन एक बार जो चीजें दाम बढ़ जाते हैं उसका तो बढ़ ही जाता है, कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए विरंजक बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, NOH का। तो आज आपको क्लोरो क्षार अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा आप लोग पढ़ लिए हैं। तो हम समझते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती हो, इससे आपको लगता है कि हमारे परिणाम अच्छे हो सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो आप इसको एक बार लाइक जरूर करेंगे। और भी तमाम उपयोगी परीक्षा के लिए बहुत ही आनंदित रहने वाला है चैप्टर। तो हम कह सकते हैं कि आप लोग इस चैप्टर को अपने दोस्तों के साथ, जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनके यहाँ
इस सेशन को आप पहुंचाइए, वहां से सब्सक्राइब चैनल को करवाइए, लाइक करवाइए। आप सभी का धन्यवाद।